चूंकि मैं नदवा देख चुका, लखनऊ देख चुका था, लखनऊ की सड़कों पे चलती हुई लाइट को देख चुका था, ऊंची ऊंची इमारतों को देख चुका था, और मैं एक छोटे से गांव से आया हुआ था। मेरा गांव इन तमाम चीजों से महरूम था। मैंने अपने अब्बा से कहा कि मैं नदवे की तालीम हासिल करके मैं इधर कभी वापस ना आऊंगा। मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा तुम में से हर आदमी अगर यहाँ से हिजरत कर जाएगा तो यहाँ के लोगों की रहनुमाई कौन करेगा। ये बात मेरे बाप ने मुझसे कही थी, गायबाने में इन्होंने सुनी, ये इन्होंने हिजरत नहीं की, और उसका नतीजा जिस फिक्र के साथ वो इस इलाके में जी रहे हैं। बाप की बात मैंने नहीं मानी, गायबाना तौर पे इन्होंने मानी। हिजरत मैंने की, हिजरत इन्होंने नहीं की, और उस न हिजरत करने की वजह से इनके दिलो दिमाग में, अपनी फिरासत में अल्लाह तबारक तआला ने जो बुलूगत अता की है उसका मुजाहिरा भी हम कर रहे थे। हज़रात, प्रोग्राम लेट से शुरू हुआ है। कार्ड में जो वक्त लिखा गया था आप लोग उस वक्त पर नहीं आए थे। आप लोगों के न आने की वजह से प्रोग्राम हम लोग पर शुरू न कर सके, लेकिन उसके बावजूद हम अभी तक अपने प्रोग्राम के मुकर्रर वक्त तक चल रहे हैं। और अब दो तीन चीजें रह गई हैं, उसके बाद आप मेहमान खुसूसी को सुनने के लिए जो परेशान है उनको सुनेंगे। जैसा कि रवायत है, यहाँ से मेहमान खुसूसी में जब जाते हैं तो अपने साथ हमारी एक यादगार लेकर के जाते हैं। वो कई यादगार हैं, अपने मेहमान खुसूसी को देंगे, उसके बाद फिर आप मेहमान खुसूसी सुनेंगे। आज के जो मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उसमें से जीत के सीईओ आमिर सज्जती साहब हैं। उन्होंने समाजी खिदमत के लिए नया आइडिया इनोवेट किया है, उसका नाम है तजुर्बा हाउस। तजुर्बा हाउस क्या है कि समाज में आप जो भी काम करते हैं समाजी खिदमत के लिए, खाह वो इल्मी मैदान हो, कारोबार का मैदान हो, या समाजी किसी भी तरह की खिदमत हो, वो करें और उनके वेबसाइट में जाकर के डालें ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हो सके। उन वेबसाइट की लॉन्चिंग होगी। मैं जीज के सीईओ जनाब आमिर सज्जती साहब से गुजारिश करूंगा, Ready everyone, Aziz. Video, wait. इससे ज्यादा क्या होगा? भाई देखिए, आप सबों के टेबल में एक क्यूआर कोड है। आप चाहें तो इसको स्कैन करके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और आपने जिंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया है, नेक काम किया है जो काबिल तकलीफ है, उसमें जाकर के अपनी नेकी को, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर तभी बहाव में डाल। समझे कि नहीं? बहुत अच्छा। और अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया तो उसको बहुत ज्यादा तरक्की बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत ही काबिल सताइश, काबिल तकलीफ और लोगों के लिए, इंसानियत के लिए फायदा का काम किया है तो कभी बखालत से काम न लें। लेकिन अगर कोई अच्छा काम नहीं किया तो बिना फायदे में उनकी वेबसाइट को जाकर के जबरदस्ती की ट्रैफिक में बढ़ा वेबसाइट, यानी कोई रजिस्टर ना करेगा नहीं। मेरा कहने का मकसद वही था, लेकिन मैं दूसरे अंदाज में कह रहा था। नहीं, अच्छा काम किया है बिल्कुल कीजिए। जैसे कि अभी डॉक्टर इदरीस साहब ने जो कोरोना में जो काम किया है, अल्लाह ताला उनको बरकत अता फरमाए। ऐसे लोग वाकई उसमें बताए हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो गुनाह करेंगे। अब मैं जनाब डॉक्टर इंजीनियर नदीम करीम,
اور جناب اختر ایمان صاحب اور مرشد کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب سلمان خورشید صاحب کی خدمت میں ایک منظر پیش کریں. آپ لوگ اپنی جگہ پہ بہت ہی سنجیدگی سے بیٹھے رہیں. اس کا ہینڈل ہے دیکھیے تو لینے کے چکر میں اب میں سلمان خورشید صاحب، ندیم کریم، مرشد کمال اور جناب غزنفر علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جناب اختر ایمان صاحب کی خدمت میں منٹو پیش کریں. اب میں جناب سلمان خورشید صاحب، جناب اختر ایمان صاحب، جناب مرشد کمال صاحب اور جناب عبدالعزیز صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جناب ندیم کریم صاحب کو ایک منٹو پیش کریں. ندیم کریم صاحب ہماری انڈین کمیونٹی کی جان ہے. یہاں کا کوئی ایسا سوشل پروگرام نہیں ہوتا جس میں ندیم بھائی دامے درمے سخنے شامل نہیں ہوتے. اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو اور صحت دے، مال میں برکت عطا کرے تاکہ ہم جو پروگرام کرتے رہیں تو وہ اس میں اسپانسرشپ کیا کریں. زور سے بولو بھائی. پھر میں بات جناب مہمان خصوصی جناب سلمان خورشید صاحب، جناب مہمان اعزازی جناب اختر ایمان صاحب اور ندیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ برادران مرشد کمال کی خدمت کو سراہتے ہوئے IICC کی جو انہوں نے گزشتہ 2 دہائی میں جو خدمت کی ہے ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے ان کی خدمت میں منٹو پیش کریں. IIC کے سینئر ممبر اور ہماری سماجی ریاض کی سماجی انجمنوں کے رہنما، ہر محفل میں چمکنے والے، ہر جگہ دمکنے والے، مجھ سے عمر میں کئی سال بڑے لیکن مجھ سے میری عمر کے ساتھ محبت کرنے والے جناب طالب الرحمان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. طالب الرحمان بھائی کی جو سماجی خدمات اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈین ایمبیسی اسکول کے چیئرمین رہے ہیں اور جس زمانے میں یہ انڈین اسکول کے چیئرمین تھے اسکول گھپلوں سے پاک تھا، چوری سے پاک تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد ہوا لیکن ان کے زمانے میں نہیں ہوا تھا. اب دل تھام کے بیٹھو کہ ان کی باری آئی، میری نہیں ان کی باری آئی. میں ڈاکٹر سلمان خورشید صاحب، بہت سے لوگ
یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ میں ڈاکٹر ان کے سامنے نہیں لگائیں، یہ اعزازی طور پہ ان کو کئی اعزازی ڈاکٹر کی ڈگری مل چکی ہے. یہاں جو نقلی ڈاکٹر لگاتے ہیں جبکہ ان کو اعزازی ڈگری ملی ہے پھر بھی یہ ڈاکٹر لگاتی ہے، ان کی ذرا نواتی ہے، تواضع ہے. اور یہ جس خاندان کے فرزند ارجمند ہیں، میں نے دیکھا کہ جو تواضع ہے لگتا یہ ہے کہ ان کے خاندان کے ساتھ ہندوستان کے تواضع کا بھی انتقال ہو گیا. یہ اسی تواضع کے بقیت الصف ہیں. میں ان کا تعارف کیا کراؤں؟ آپ میں سے ہر آدمی ان کی گزشتہ 40 سال کی قانونی، سیاسی، سماجی سفر کا ہندوستان گواہ ہے. وہ ایک کمیونٹی سے الگ ہٹ کر کے ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے کام کرتے رہے ہیں. مجھے یہ اس لیے بھی عزیز ہیں کہ ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ کے نواسے ہیں، ہندوستان کے مائع ناز سیاستدان کے فرزند ارجمند ہیں. میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے آدمی سے ہاتھ ملا رہا ہوں جن کے نانا نے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھی ہے، جن کے نانا نے علی گڑھ کی تاریخ کو دیکھی ہے، جن کے نانا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاریخ کو دیکھی ہے، جن کے نانا نے ہندوستان کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے نانا نے ہندوستان کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے نانا نے ہندوستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جن کے ابا نے جب یہ ہندوستان کھڑا ہو گیا تو ان کے ابا نے میں ایسے شخص کے بیٹے سے مل رہا ہوں جن کے ابا نے ہندوستان کے کھڑے ہونے کے بعد ہندوستان کو سنوارا ہے. اب جبکہ ان کے آبا نہیں، ان کے اجداد نہیں، یہ اپنے اجداد کی نشانی ہے. لوگوں فخر کرو کہ تم جب مرو گے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے مرو گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان کے ذاکر صاحب کے نواسے کو دیکھا تھا، سنا تھا. فخر کرو گے کہ خورشید صاحب کے فرزند ارجمند کو ہم نے سنا تھا اور دیکھا تھا. یہ ان کی اپنی محبت سے ملت کی بے انتہا دلیل ہے کہ دو سیاستدان جو اپنی آئیڈیالوجی پہ ہندوستان کے دو کنارے پہ ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، لیکن ملت کے درد میں آج دونوں ایک ساتھ بیٹھا ہے. مجھے یہ بات کا یہ شعر یاد آتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ہند سے لے کے تابخا کے کاشگر. ملت کا جو تصور ہے، ہمارے یہاں جو ملت کا تصور ہے، یہ دونوں سیاست ملت کے اقبال کے اس تصور کے خواب ہیں کہ سیاسی میں اختلاف ہونے کے باوجود سیاست کے سورج کے دونوں الگ الگ. یہ کہتے ہیں کہ سیاست ہندوستان کی سیاست کی ترقی کا سورج مشرق سے نکلے گا، دوسرا کہتا ہے کہ مغرب سے نکلے گا. لیکن جب ملت بیضا کی بات آتی ہے، جب ملک کی بات آتی ہے، ہندوستان کے دستور کی بات آتی ہے، مادر وطن کی جب بات آتی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اسٹیج پہ بیٹھنے کے لیے گوارا کر چکے ہیں. جو حالات ہیں وہ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حالات اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن بہت زیادہ خرابی نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ پوری تاریخ دیکھ لیجیے کہ اس سے زیادہ سنگین حالات سے ہم سنگین حالات میں مبتلا ہوئے ہیں اور وہاں سے بہت خوش اسلوبی سے نکلے ہیں. اگر ایسی قیادت موجود ہو تو انشاءاللہ مدین دور نہیں کہ ہماری ترقی کا سورج دوبارہ پھر نکلے گا. میں اس شعر کے ساتھ جناب ڈاکٹر سلمان خورشید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رفتے کفر میرے کارواں کے لیے. جناب ڈاکٹر سلمان خورشید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اسٹیج پر مشہور معروف وہ حضرات ہیں جن کا دور دور تک فکر ہوتا ہے اور جن پر رشک لوگ کرتے ہیں، اور آج موقع ملا ہے ان کے ساتھ یہاں آپ لوگوں کی اس محفل میں موجود ہونے کا. میں خاص طور پر مشہور ممنون ہوں ندیم ترین صاحب کا. بہت پرانا رشتہ ہے ہمارا، بہت وقت ان کے ساتھ مجھے زندگی میں گزارنے کو ملا. میری بد نصیبی ہے کہ بہت سال گزر گئے، بیچ میں یہاں آنا نہیں ہو پایا، اور جو ان کی ہاسپٹیلٹی ہے اس سے میں محروم رہ گیا. لیکن بہرحال آج ان کے ساتھ پھر سے یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کے موجودگی میں مجھے یہ موقع ملا ہے. میں اس کا بہت ممنون. اور چار چاند اس میں لگے ہیں، چار چاند لگے ہیں اختر الایمان صاحب کا یہاں رہنا. میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، بہار میں ان کی جو خدمات ہیں اس کے بارے میں بہت سنا تھا، اور یقیناً کبھی کبھی ہم لوگوں کی گفتگو پارٹی میں، پارٹی کے باہر
गुफ्तगू होती है कि हिंदुस्तान में जो इमर्जिंग लीडरशिप है हिंदुस्तान की अक़लियत की, हिंदुस्तान के मुसलमानों में जो एक इमर्जिंग लीडरशिप है उसमें जब चंद लोग गिने जाते हैं तो यकीनन इनका नाम बहुत ऊपर उसमें आता है। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि नजीब अख्तर साहब ने बहुत दिन से कोशिश की कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ आने का मौका मिल सके, और देर हुई आने में मुझको, शुक्र है तब भी आए तो, लेकिन उसकी एक वजूहत है, कुछ वजूहत हैं, उसका मैं अभी जिक्र करूँगा। लेकिन बहरहाल वो कामयाब हो गए मुझे यहाँ लाने में, और इसलिए मैं उनका भी यकीनन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे नजीब अख्तर साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं आदिल हसन साहब, तनवीर आलम साहब, जो पिछले 2 रोज़ में जहाज से लेकर यहाँ तक मुस्तकिल साथ रहे हैं, और हम लोगों को गुफ्तगू करने का बड़ा मौका मिला। आप हज़रात में से बहुत सारे लोगों से बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, उसका भी मैं जिक्र यकीनन करूँगा। और यहाँ जो एक ख़ास मुलाकात हुई है और जिन्होंने बहुत वक्त दिया, अपना काम छोड़कर बहुत वक्त दिया आज हमारे साथ, दिन भर हमको रियाद दिखाया, जो नया रियाद है। और मैं सोच रहा था कि यहाँ जिक्र करूँ रियाद का या जिक्र करूँ रियाज का, किसका जिक्र करूँ। बहरहाल उसका भी जो सारा क्रेडिट है वो जाता है अब्दुल इस्लाम साहब को, और उन्होंने मेरी जो तारीफ यहाँ करी है, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ थोड़ा सा नाजायज़ तारीफ भी उन्होंने करी, और वो भी तारीफ ऐसे मौके पर करी है कि लोग बड़ी अच्छी तकरीर सुनने के बाद अब ये सोच रहे होंगे कि अब ये कुछ कहेंगे, और कहेंगे तो क्या कहेंगे। आज दिन भर लोगों के तासुरात सुनकर, और आप यहाँ भी अभी इस मौके पर आप लोगों के कुछ लोगों के तासुरात सुनकर मुझे एहसास ये हुआ है कि बहुत कुछ हमने कोशिश की थी, बहुत कुछ हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कर पाए जब हम हुकूमत में थे, हुकूमत से बाहर थे, और हम समझते थे कि बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ किया। सच्चर कमेटी एक बहुत बड़ा कदम था। पहली दफ़ा हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली दफ़ा हुकूमत ने लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल किया था अपनी पॉलिसी मेकिंग में। उससे पहले हमेशा अक़लियत इस्तेमाल होता था, माइनॉरिटी कहा जाता था। पहली दफ़ा मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमारी हुकूमत ने मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और सच्चर कमेटी एक बहुत दूरअंदेश एक प्रपोजल था, और सच्चर कमेटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में। और मुझे याद है कि सच्चर कमेटी में ज़रा सी भी कोताही हो जाती थी, स्कॉलरशिप्स में 1% 2% की कमी कहीं होती थी, तो हमें लंबी तकरीरें लोगों की सुननी पड़ती थी। और आज अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि क्या कुछ नहीं हो रहा है मुल्क में, और कहीं शिकायत सुनने को नहीं मिलती। और शायद वो अच्छी बात है कि आज कोई शिकायत नहीं करता, हम लोग सिर्फ बैठकर ये गौर फरमा रहे हैं, हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं कि कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो वो रास्ता निकालें, ना मायूस हो, ना हम बेबस हो जाएं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। और यकीनन मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों से ये जो मुलाकात है वो भी उस रास्ते की तलाश, उस रास्ते की कोशिश में यहाँ की हमारी ये मुलाकात भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका बन सकती है। बहरहाल जो हालात गुजरे हैं, हम लोग 10 साल हुकूमत में रहे भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले, और 10 साल में जो कुछ हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश करी, कहीं कामयाब भी हुए, कहीं नाकामयाब भी रहे। तो उस पर अगर गौर करूं तो दिल में जो बात आती है वो खुलकर आपके सामने मैं कह दूं। अक्सर हम लोगों के लिए बहुत दुश्वारी इस बात की होती है कि मुल्क से बाहर जाकर क्या कह कर आए हैं, किसने क्या कहा और उसका क्या जवाब दिया, और उसको किस रोशनी में हिंदुस्तान में लोग देखेंगे, मीडिया के लोग देखेंगे,
वो एक बहुत बड़ा मसला हम लोगों के लिए है। हमारे लिए क्यों है, हमारे कायद जो है उनके लिए भी है। जब बाहर जाते हैं सच बात कहने की कोशिश करते हैं, सदाकत की बात कहते हैं, तो उन पर इल्ज़ाम ये लगता है कि आपने मुल्क की वो तौहीन की है और आपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की है। यहाँ तक सवाल उठा दिए जाते हैं। बहरहाल जो एहसास है वो ये है, और मुझे कहने में इसमें कोई गुरेज नहीं कि कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, कुछ हम गिरफ्ते गर्दिश दौरा में आ गए, और कुछ दिल तुम्हारे इश्क में साबुत कदम ना था। इसका एहसास है, मुझे अकेले इस बात का एहसास नहीं है, बल्कि मेरी पूरी सियासी जमात को इस बात का एहसास है। और वो एहसास ये है कि आसान नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग सब मौजूद हैं, और मुझे जाहिर लगता ये है कि ज़्यादातर यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान से आए मुसलमान ही हैं। मुमकिन है कि और भी आपके साथी अलीगढ़ के जामिया के और कोई साथी भी आपके साथ उठते बैठते होंगे, यकीनन उठते बैठते होंगे। और जब मुल्क में हम लोग जब भी कोई नशिस्त करते हैं, या मुल्क में हम कोई मूवमेंट चलाते हैं, या वहाँ कोई तकरीर करते हैं, तो यकीनन इस बात का एहसास रहता है कि हम सिर्फ एक ख़ास बिरादरी, एक ख़ास कौम के लिए अपनी बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुश्तरक हिंदुस्तान के सभी आवाम के लिए हम अपनी बात कह रहे हैं। क्योंकि हमको इस बात पे यकीन है और हम इस बात को मानते हैं कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का एक मकाम है, और वो गंगा जमनी तहजीब में गंगा को अलग और जमुना को अलग करके बात नहीं कही जा सकती। जो भी बात कहनी है वो गंगा जमनी तहजीब के ही एहसास में कहनी है, और वही बात कही जाती है। उसमें हम पर कभी ये इल्ज़ाम लगता था कि आपने कम कहा। अभी यहाँ मोहर सुकूत की बात हो रही थी, तो मोहर सुकूत तो यहाँ ख़त्म करेंगे ही नहीं, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आप लोग मायूस होकर जाएंगे कि लीजिए वो भी आए और वो भी उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। बल्कि मसला ये है कि हिंदुस्तान में हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला किया था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन था, हमारे बुजुर्गों को एक ऑप्शन दिया गया था, और कुछ लोगों ने वो ऑप्शन माना और वो गए। हमको इस बात की शिकायत नहीं है कि वो चले गए। हमको यकीनन, जैसे अभी अफसर रहमान साहब ने ये कहा कि उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, और आज तक हम वो खामियाजा भुगत रहे हैं। आज तक हमको ये बताया जाता है जैसे हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है और जिसका खामियाजा हमको भुगतना है, जबकि हमने बार बार ये कहा है कि हमको अपने मुल्क में अपने फैसले पर फख्र है कि हमने अपने मुल्क के साथ रहने का फैसला हमारे बुजुर्गों ने किया, और आज हम ये मानते हैं कि बावजूद हर मायूसी के हमारा फैसला सही था, और हम उस फैसले पे पाबंद हैं। और हमने इसी वजह से हमारे बीच से निकलकर अगर अब्दुल हमीद जैसे लोग निकले हैं, तो हमने यही माना है कि पूरी तरह से हमारी जिंदगी हम मुल्क के लिए वक्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हम जो मुल्क के लिए कर सकते हैं, अपने लिए हम कर पाए ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन मुल्क के लिए जो हम कर सकते हैं वो हमको करने नहीं दिया जा रहा है, और उससे हमको रोका जा रहा है। हालांकि मुझे आपसे जो गुफ्तगू आज करनी थी वो इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक से थी, लेकिन इस्लामिक सेंटर की क्या अहमियत बच जाएगी अगर हमारी अहमियत हिंदुस्तान में नहीं होगी। इस्लामिक सेंटर एक मरकज है, उस जुस्तजू का मरकज है, जो जुस्तजू हमारी कौमी जुस्तजू है, और जिसको कौम के और मुल्क की सतह पर हमें पेश करना है, और उम्मीद करते हैं हम कि उसमें हम कामयाब होंगे। उसका एक बड़ा छोटा सा रिप्रेजेंटेशन इस्लामिक सेंटर करता है। अगर इस्लामिक सेंटर ठीक हो जाता है और इस्लामिक सेंटर के जो मकासद हैं उसमें हम उनको पाने में हम कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन एक कदम होगा उस मंजिल की तरफ जिस मंजिल को पाने की हम लोगों की सबकी जुस्तजू है और कोशिश है, और जो हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे होते हुए, हिंदुस्तान की अक़लियत के लोग होते हुए हम उस मंजिल तक पहुँचे जिस मंजिल की उम्मीद करके हमारे बुजुर्गों ने हमको ये मशाल सौंपी थी और कहा था
کہ آخری دم تک اس مشعل کو لے کر آگے بڑھنا. اس میں دشواریاں ہیں، یقیناً دشواریاں ہیں، لیکن مایوسی کا حل نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ الیکشن ہارتے ہیں. اب دیکھیے نا، ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے سامنے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن آتے ہیں، جمہوری نظام ہے، جمہوریت میں ہمارا یقین ہے. ہم جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو تو رہے ہیں لیکن آپ یہ الیکشن جیت نہیں سکتے. آپ عبدالرحمان صاحب، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں وہاں کم سے کم آپ کو یہ یقین ہے، اور آپ کے سارے ساتھیوں کو یہ یقین ہے کہ آپ الیکشن وہاں سے کھڑے ہوں گے تو آپ جیتیں گے. آپ وہاں محنت کرتے ہیں، آپ وہاں سے آپ جیت کے آتے ہیں. ہم لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم کیسے ٹکٹ دیں، ہم آپ کو کیسے الیکشن لڑائیں کہ آپ جیت نہیں سکتے ہو. مسلمان ہو آپ جیت نہیں سکتے ہو. لیکن ہم یہ بات کہیں گے نہیں. تو اگر یہ کہو گے بھی نہیں اور ہم جیتیں گے نہیں اور ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم کیا پیشکش کر پائیں گے ان لوگوں کی جن کو ان کی امیدیں ہم سے جڑی ہیں؟ ہم کیا کہہ پائیں گے؟ کس طرح سے ان کی بات کو آگے بڑھا پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آیا ہے. میں آپ سے صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ کسی اور پارٹی کا یہاں ایک رہنما بیٹھے ہیں. ہم آپ کو دل کی گہرائی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قیادت، ہمارے قائد، ہماری پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان میں کم سے کم اس کی کہیں بھنک نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان کو اس لیے نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مسلمان الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. ان میں نہیں ہے. لیکن بہت بڑی پارٹی انہیں چلانی ہے، ہر قسم کے لوگ اس پارٹی میں ہیں، تو ہر لوگوں کے تاثرات کا ان پر اثر ہوتا ہے یا ان کا خیال انہیں رکھنا پڑتا ہے. اور اس لیے ہم یہ کہیں کہ ہم کو اگر آپ نہیں آگے بڑھنے کا موقع آپ دو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے. پھر ہم کیوں آپ کی مدد کریں؟ ہم کیوں؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری آزمائش اسی بات میں ہے کہ ہمیں کچھ ملے نہ ملے، ہم کو وہاں پابند رہنا ہے، اور جو مقصد ہمارا ہے، ملک کا مقصد ہے، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے. وہ آج ہو، 10 سال بعد ہو، یا ہماری زندگی کے بعد ہو، ہم اپنے بچوں کو سونپ کر جائیں اور ان سے یہ کہہ کر جائیں کہ اس کو بھولنا مت، اس ملک کے راستے سے الگ مت ہونا. اور اس لیے مت ہونا کہ ہم تو لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کر. یہ کہنے کا ہم کو موقع ملے. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ملک کے تعلق سے، جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سیدھا وہ اپلائی کرتا ہے اسلامک سینٹر کو. اسلامک سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہوں گا کہ اسلامک سینٹر میں بہت اچھے لوگوں نے بہت وہاں کیا ہے. آج جو دیکھنے کو اسلامک سینٹر ملتا ہے، ظاہر ہے ہمارے بانی ہیں جن کی خدمات اور جن کی کوشش اور کاوشوں نے آج اسلامک سینٹر ہم کو دیا ہے، سونپا ہے. لیکن وہ اسلامک سینٹر کافی نہیں ہے، بہت کچھ کرنا ہے. اب سوال یہ آتا ہے، اور کیونکہ یہاں پر بہت سارے ممبران ہیں، سوال یہ آتا ہے کہ اسلامک سینٹر کو ہم اور کسی ادارے کی طرح بنائیں یا اسلامک سینٹر کو ایک الگ سے کردار دیں. ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں کچھ اسکول چلائیے، کچھ کالجز بنائیے، کچھ ٹریننگ سینٹرز بنائیے. ہندوستان میں کالجز کی، اسکولز کی، ٹریننگ سینٹرز کی کمی نہیں ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب آپ لوگ یہ سوچ رہے تھے، میں ابھی کچھ مہینے پہلے جبریل آیا تھا، اور جس دن میں جبریل پہنچا، جہاز سے میں اترا، اسی دن علی گڑھ کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. اور میں نے سب سے اترتے ہی پوچھا، میں نے کہا کہ علی گڑھ کے فیصلے میں کیا ہوا؟ تو وہ لوگ پڑھ نہیں پائے تھے فیصلہ. انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ ٹھیک ہوا ہے، کچھ اچھا ہے، لیکن ابھی بینچ کے سامنے اور جائے گا. میں نے کہا کہ اچھا آپ رکیے، میں 1 گھنٹے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا ہے. فیصلہ منگایا، اس کو تفصیل سے پڑھا، اور میں نے کہا کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے، سپریم کورٹ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ ہماری ہر مایوسی سے بڑھ کر ہم کو ایک موقع مل گیا ہے، کیونکہ ہم سے بہت کچھ چھینا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اور بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے چھینا گیا ہے وہ ناجائز چھینا گیا ہے، بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن ایک زندہ یونیورسٹی ہماری جو ہم کو تحریک اور تاریخ سے جوڑتی ہے، وہ یونیورسٹی سپریم کورٹ نے ہم کو دی. اور یونیورسٹی ہم کو دی 3-2 کے
डिवाइडेड फैसले से, यानी कि अगर 3 में से 1 जज भी दूसरी तरफ चला जाता तो अलीगढ़ हमारे हाथ से गया था। अलीगढ़ से ये दूसरी बात है कि मुझे अलीगढ़ में तालीम का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे फख्र इस बात का है कि जैसे कुछ लोगों की जन्मभूमि हुआ करती है, मेरी अलीगढ़ जन्मभूमि है, मेरी पैदाइश पाकिस्तान के जन्मभूमि, कुछ हक मेरा बनता है अलीगढ़ पे, और हक नहीं तो कम से कम एक दायित्व बनता है अलीगढ़ के लिए। और जब हम लोगों ने जब वो बहस की थी तो उस वक्त यही मान के बहस की थी कि अगर अलीगढ़ हमसे छिन गया तो आप ये समझ लीजिए कि तहजीब व तमद्दुन का जो हमारा मकाम है हिंदुस्तान में वो छिन जाएगा। और एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है और अलीगढ़ हमको महफूज मिल गया, अलीगढ़ का किरदार महफूज मिला। अलीगढ़ को ही हम आगे बढ़ाएं। एक और अलीगढ़ बनाने की कोशिश में हम इस्लामिक सेंटर भी ना खो बैठे और अलीगढ़ भी ना खो बैठे, ऐसा ना हो। अलीगढ़ में हमें से जो कोई कुछ अलीगढ़ के लिए कर सकता है, और नदीम तरीन साहब ने किया है, और इस बात को हम भूले ना, कितने और लोगों ने अलीगढ़ के लिए किया है, तो वो अलीगढ़ को हम आगे बढ़ाएं। अलीगढ़ की हैसियत जो है, अलीगढ़ का जो किरदार है उसको हम आगे बढ़ाएं और मजबूत बनाएं। और यकीनन जब मौका मिले तो कौम और मिल्लत मिलकर अलीगढ़ के जैसे और इदारे बनाएं, जामिया जैसे और इदारे बनाएं। लेकिन अलीगढ़ और जामिया इस्लामिक सेंटर में नहीं बन सकते हैं। इस्लामिक सेंटर एक मरकज बन सकता है अलीगढ़ और जामिया को की बहबूदी और उसको आगे बढ़ाने के लिए। और जो कुछ भी डिस्कोर्स होना है हिंदुस्तान में, जो भी डायलॉग हिंदुस्तान में होना है, उसका मरकज इस्लामिक सेंटर बन सकता है। लोग ये कहते हैं कि इस्लामिक सेंटर का खाना अच्छा मिलता है, चलिए कुछ तो अच्छा मिलता है, और बहरहाल वो खाना भी अच्छा मिलता रहे, लेकिन वहां से अगर एक इंटेलेक्चुअल खुराक हमको अच्छी मिलती रहे। और जिस बात की मैं खुशी की बात ये है कि आप में से कुछ हजरात ने मुझसे आज ये कहा कि वहां जो कुछ भी डिस्कोर्स हो रहा है, वहां जो भी गुफ्तगू हो रही है, उसकी तफसील हम तक पहुंचाते रहिए। हर महीने कम से कम वो रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहे। वहां जिस किस्म के वहां पर अब हमारे तजुर्बे चल रहे हैं, वक्त पर हमने एक बहुत अच्छी कमेटी बनाकर पूरा पेपर्स तैयार करके वक्फ कमेटी के सामने रखे। उसी तरह से यूसीसी पर, उसी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, उसी तरह से जो भी मसला, खास मसला मुसलमानों का या मुल्क का कोई मसला ऐसा खड़ा होगा, उस पर एक अच्छा इंटेलेक्चुअल इनपुट हम इस्लामिक सेंटर की तरफ से देंगे। और आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि बहुत सारे लोगों को ख्वाहिश थी इस्लामिक सेंटर के NRI मेंबर्स बनने की, और मैं समझता हूँ कि NRI मेंबर्स का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल हो सकता है इस्लामिक सेंटर के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेंबर हैं और आपको वहाँ पर रहने का एक कमरा मिल जाएगा और खाने की जगह मिल जाएगी, बल्कि इसलिए कि जो दुनिया में हो रहा है उसकी खबर कौन पहुंचाएगा हम तक, वो आप पहुंचाएंगे, क्योंकि आप यहाँ से आपका तजुर्बा और आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ का है उसको आप हम तक पहुंचाएंगे। तो आपका रोल, NRI मेंबर्स का रोल बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। और उसके लिए मुझसे ये भी कहा गया कि देखिए, वो हम सब लोग बहुत यहाँ 40-50 लोग हैं जो मेंबर्स बनना चाहते हैं। यकीनन मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, आप मेंबर्स बने, और मेंबर्स बनने के लिए आप वहाँ आए, आपके वहाँ इंटरव्यू हो, इसकी जरूरत नहीं है। हमने एक बहुत अच्छी मेंबरशिप कमेटी बनाई है। मेंबरशिप कमेटी में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे नजीब जंग साहब, वो हैं। जस्टिस वजीरी हाई कोर्ट के जज रहे, वो हैं। उजाद हबीबुल्ला जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, वो हैं। और वो लोग तैयार हैं कि वो आपके बीच में यहाँ आकर आपसे गुफ्तगू करें, आपसे बात करें और नए मेंबर्स बनाएं। तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप वहाँ आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। और हम ये चाहते हैं कि राब्ता करीब का हो जाए, हमारे कमेटी के मेंबर्स आपके बीच में आते रहें,
آپ کے زیادہ سے زیادہ ممبرز یہاں سے ہمارے ساتھ آتے رہیں، ہم کو بتاتے رہیں کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ آپ کے لیے وہاں پر ہم کوئی ایونٹ ایسا بنا سکیں جس ایونٹ میں جا کر آپ کو خوشی ہو۔ تو یہ چیز ہم کریں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ اور مضبوط ہو جائے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو سمجھتے ہیں اسلامک سینٹر کو کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہم اچھی طرح کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں۔ لیکن اسلامک سینٹر میں ہم کو ایک چیز کی کمی جو آج دکھتی ہے، اس کی بھی میں آپ سے گزارش کر دوں کہ اسلامک سینٹر پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ہم کمیٹی رومز اور ایک ملٹی پرپز ہال اور بنا لیں۔ اس کی وہاں پر گنجائش ہے، اس کا FAR ہم کو مل سکتا ہے، لیکن جو پہلے سے کچھ ریگولیرٹیز ہیں پہلے ہم کو وہ ایڈریس کرنی ہے، ان کو ہم کر لیں گے تو پھر ہم اجازت لے سکتے ہیں اور پھر اسلامک سینٹر کو اور بھی کشادہ کر کے، اور اسلامک سینٹر میں وہ چیزیں جو آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ایگزیبیشنز ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائبریری اور اچھی ہو جائے، ڈیجیٹل لائبریری ہو جائے، دنیا بھر کا اسلام سے جڑا ہوا مٹیریل ہم کو ہماری لائبریری میں، ڈیجیٹل لائبریری میں ہم کو مل جائے۔ ہماری لائبریری میں جتنی اسکالرشپ لوگوں کو مل سکتی ہیں، بچوں کو مل سکتی ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں۔ ہماری اسلامک سینٹر میں 2-3 کمیٹیز جن کا رابطہ امبیسڈرز کے ساتھ رہے گا، اور میں نے سب امبیسڈرز کو مدعو کیا ہے، سب کو خط لکھا ہے، اور امید ہے کہ رمضان میں ہم ایک بہت بڑا افطار کا جشن رکھیں گے اور افطار پارٹی رکھیں گے، جس میں کہ وہ امبیسڈرز آئیں گے اور ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ شروع ہوگا، تاکہ ہم نوجوانوں کو موقع دلا سکیں دوسرے ممالک میں جانے کا، اور وہاں پر ان کو اسٹارٹ اپس شروع کرنے کا، یا وہاں پر کچھ اسکلز ٹریننگ وغیرہ ان کو مل سکیں، وہ ہم وہاں شروعات کریں۔ تو بہت سارے معقول فیصلے ہم لوگوں نے کیے ہیں۔ اگلے 3 مہینے میں مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس ایک نیا ہینڈ بک بن جائے گا، وہاں کے ملازم جو ہیں ان کے لیے ایک ہینڈ بک بن جائے گی، ان کا ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ کم سے کم 85% وہاں وہ لوگ ہیں جن کو بہت عقیدت سے وہ کام کرتے ہیں، بہت جوش سے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے سکلز نہیں ہیں، تو ہمیں ان کو 3 مہینے 4 مہینے کی ٹریننگ دے کر، اور پھر جو بھی صحیح ان کے لیے کام ہوگا وہ ان کو کام دیں گے۔ تو وہ ہینڈ بک تیار ہو جائے گی، ٹریننگ شروع ہو جائیں گی، پورے سینٹر کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، لائبریری کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم نے وہاں پہ ہاسپٹیلٹی میں یہ طے کیا ہے کہ رمضان میں جب ہم لوگوں کو بکنگز نہیں ملیں گی رمضان کے دوران، تو ہم کمروں کو اپ گریڈ کر دیں گے۔ 30.5 کمرے ہیں، وہ سارے کمرے اپ گریڈ ہو جائیں گے، اور اس میں کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ جو مجھ سے کہتا ہے کمرہ اچھا نہیں لگا، ہم رہے تھے یہاں لیکن کمرہ اچھا نہیں لگا، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا اس کمرے کو اپ گریڈ آپ ہی کر لیجیے، ہم کو 30 لوگ چاہیے، 30 لوگ کمروں پہ اپ گریڈ کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو سب کمرے اچھے لگیں گے، اور جس کمرے کو آپ اپ گریڈ کریں گے وہی کمرہ ہم آپ کو دیا کریں گے، اور وہ ڈیجیٹلی آپ وہی کمرہ اپنے لیے بک کرا لیا کریے۔ تو اس قسم کی چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ ہمارا جتنا آپس کا ہمارا ایک دوسرے سے گفتگو بڑھے گی، اتنا وہ سینٹر کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا، کہ وہ مقصد یہ ہے کہ ایک مرکز ہو جہاں ہم مل سکیں، بات کر سکیں، وہ تصور جو ہمارا ملک کے بارے میں ہے، ہندوستان کی اقلیت اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ہے، اور یقیناً جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، جان بوجھ کے پیدا کی جا رہی ہیں غلط فہمیاں ہندوستان کے مسلمانوں کے تعلق سے، ان چیزوں کو دور کرنے میں ہم برادران وطن، ہمارے ممبرز جو غیر مسلم ممبرز ہیں، ان کے ساتھ اس معاملے کو بڑھا سکیں۔ اور آپ کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ شاید پہلی دفعہ ہم نے جسٹس بدر احمد صاحب کو کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ تبدیلی لائیے، کانسٹیٹیوشن کو تھوڑا اپ گریڈ کریے، اور اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلا ایسا ادارہ ہوگا جو غیر مسلم ممبرز کے لیے ریزرویشنز دے گا، یعنی کہ کمیٹی میں غیر مسلم نہیں آ پاتے ہیں بیچارے، ہم سب کے لیے ووٹ دیتے ہیں لیکن وہ آ نہیں پاتے ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ غیر مسلم ممبرز کو بھی وہاں، جن کا جو بڑے جذبے کے ساتھ اسلامک سینٹر سے جڑے ہیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کو کم سے کم
वहाँ के निज़ाम में शिरकत करने का मौका मिले। और ये पहला इंस्टीट्यूशन होगा, पूरी दुनिया के सामने पहला इंस्टीट्यूशन होगा। अक्सर हम लोग माइनॉरिटी के रहते हुए रिजर्वेशंस मांगते हैं कि हमको भी तो मौका दीजिए, हमको भी मौका दीजिए। अभी आप उसकी बात कर रहे थे, आप अब्दुल इमान साहब आप बात कर रहे थे उसकी कास्ट सर्वे की, कि हम लोग कहते हैं कि हमको भी तो मौका दीजिए, हमको रिजर्वेशन दीजिए। ये हिंदुस्तान में पहला ऐसा इदारा होगा जो गैर मुस्लिम, हमारे जो मेजॉरिटी के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देगा और उनसे कहेगा कि आइए हमारे साथ। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हकीकत है वो दुनिया को बताइए। हम ही क्यों बताएं, सिर्फ आप आइए और आप बताइए हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या हकीकत है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या हमारा डिवोशन है इस मुल्क के लिए, और किस तरह से इस मुल्क के लिए हमने अपना खून पसीना दिया है। आप कहिए, हम खुद अपनी तारीफ करें तो अच्छा नहीं लगता है, आप लोग आइए, आप हमारी तारीफ करिए। तो अगले 3 महीने में बहुत दिलचस्प चीजें होने जा रही हैं और मुझे उम्मीद ये है कि आप फख्र करेंगे। 6 महीने बाद आप फख्र करेंगे कि आपका ताल्लुक एज ए मेंबर इस्लामिक सेंटर से है, और इस्लामिक सेंटर में हम कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन पहला कदम कामयाबी का हिंदुस्तान के निज़ाम पर भी यकीनन हम लोग उसमें भी कामयाब होंगे। ऐसा हमारा यकीन है, ऐसा हमारा मानना है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम नाउम्मीद तो नहीं, सिर्फ नाकामयाबी तो है, और लंबी है गम की शाम, गम की रात, लेकिन रात ही तो है, सुबह तो आएगी ना। तो उस सुबह की तलाश में और मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। और क्योंकि ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, इतना ज़रूर मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौका अब इस्लामिक सेंटर में मिल रहा है। मैंने इसीलिए बहुत सोच समझ के इस्लामिक सेंटर की सेक्रेटरी एक खातून को बनाया है, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में आप लोग अगर साथ दें तो आने वाले वक्त में जो सदर होगा वो भी एक खातून होंगी। ऐसी हमारी कोशिश है। और जमहूरी निज़ाम है तो जमहूरियत में हर एक बढ़ के जो जाम उठा ले उसी का है, जाम उसी का होता है, तो किसी को बढ़ के जाम तो उठाना पड़ेगा। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश। और मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि बहुत हालात जो हैं नाजुक हैं, लेकिन हम लोगों ने मायूसी का साथ नहीं दिया है। हम उस पर जो भी हो सकता है, जो भी जद्दोजहद हो सकती है वो हम कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि अगले 2, 4, 6 साल में हम लोग सब समझदारी के साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी इंडिया अलायंस में आती हैं, आना चाहती हैं, निकल जाती हैं, हम लोग सब मिलकर हिंदुस्तान की बहबूदी के लिए यकीनन एक ऐसा महाज पेश कर सकेंगे जिससे कि निजात उन लोगों से मिल जाएगी जिनसे निजात मिलनी चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा उनका, इसलिए कि नाम लेकर क्या करना है, उनको और शौहरत देनी है, लेकिन निजात उन लोगों से मिल जाएगी और हिंदुस्तान हम फिर उस रास्ते पर ले आएंगे जिस रास्ते पर हिंदुस्तान को होना चाहिए। बहुत सारे लोग हालात से मायूस हैं, खुश नहीं हैं, लेकिन हमारी कुछ कोताहियां हैं, हमारी कुछ कमी है, जिसकी वजह से हम अभी तक दरवाजे तक पहुंचते हैं, दस्तक करने वाले रहते हैं, और तभी पता चलता है कि दरवाजे से किसी ने हमें पीछे खींच लिया है। बहरहाल आप लोग यहाँ हैं और मैं समझता हूँ कि आप पर उन तासुरात का असर नहीं होगा जो मुमकिन है हिंदुस्तान में रहने पर कुछ लोगों पर हो जाता है। कुछ लोग यही समझते हैं कि हमको अब इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ चलना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान बहुत जल्द बदलेगा, मुझे पूरा यकीन है। उससे पहले इस्लामिक सेंटर बदलेगा, ये मेरा आपसे बहुत बहुत उसकी आदाब फ़रेब, उसकी निगाह दिल नवाज, नरम दमे गुफ्तगू, करम दमे जुस्तजू, ये थे खुश शक्ल, खुश लिबास और खुश सीरत के मालिक जनाब
सलमान इब्न खुर्शीद जो आपके सामने बहुत ही नफीस अंदाज में नपे-तुले अंदाज में अपनी बातें रख रहे थे। हम सब इनकी दुआओं के साथ हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क के साथ साथ IIC की सेहत भी दुरुस्त कर दे। यकीनन दोनों की सेहत खराब है और ये जिस खुशदिली के साथ मुल्क और IIC की सेहत याबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इस कानूनदार की हर किस्म पे अल्लाह तआला बरकत अता फरमाए। अब मैं बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं गया, लेकिन एक इस तकरीब की सबसे आखिरी कड़ी जो बहुत अहम कड़ी है वो है आपकी शुक्रिया की कड़ी, वो आपके शुक्रिया की तहरीर। आपका अगर मैं बहुत अच्छे अंदाज में आपके अमल का शुक्रिया न अदा करूं तो ये आपके साथ नाइंसाफी और मैं खुद अपने साथ नाइंसाफी करूंगा। मैं इन्हीं कलमात के साथ शुक्रिया के लिए जनाब अब्दुल हसन सिद्दीकी साहब को दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और आपका शुक्रिया अदा करें। अब उनके शुक्रिया के बाद चूंकि दोबारा मैं माइक में नहीं आऊंगा, मैं आपसे रुखसत देता हूं इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी सवारी तकरीब में मुलाकात होगी। और आज की तकरीब की निजामत में अगर मैंने कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला जो आप उसको गलत समझ रहे हूँ, गलत इंटरप्रेट किए हुए हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह तआला आप लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी जगह फरमाए और आप लोगों की हिफाजत फरमाए। मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल हसन सिद्दीकी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और लोगों का बाद आपका शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आंखें दे सकता हूँ, मैं अपनी आंखें दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। Respected Mr. Salman Khurshid Sahab, former Union Minister and President of Indian Islamic Center, Akhtarul Iman Sahab, MLA Bihar Assembly, Dr. Nadeem Talim Sahab, Mr. Akhtarul Islam Sahab, dignitaries on the dais, Office Bearer of Social Concern with Education and Organization of Riyadh, media person, ladies and gentlemen, a very good evening to all of you. Assalamu alaikum. आज की ये पुरवकार तकरीब हमारे लिए यादगार लम्हा है और ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं अपनी जानिब से और पूरी रियाद इंडियन कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया के चंद अल्फाज पेश करता हूं। बुलंदियां तेरे कदमों तले क़याम करें, बुलंदियां तेरे कदमों तले क़याम करें, फलक से झुक के सितारे तुझे सलाम करें, कदम कदम पे खुशी तेरा इंतजार करे, ये शामें अपना तबस्सुम भी तेरे नाम करे। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे निहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी जनाब सलमान खुर्शीद साहब, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और सदर इंडियन इस्लामिक सेंटर, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत कबूल की और हमारे दरमियान मौजूद। आपकी शख्सियत इल्मी, फिक्री और सियासी दुनिया का एक रोशन सितारा और हमें फख्र है कि आज आप हमारे दरमियान। वो जिसके लहजे से फूल झड़ते हैं लफ्जों के, वो जिसके लहजे से फूल झड़ते हैं लफ्जों के, सुना है शहर में ऐसा भी जादूगर आया है। हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं आज के मेहमान एजाजी मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, मुअज़्ज़ज़ बिहार असेंबली, जो अवाम के हकीकी और मिल्लत के रहनुमा हैं। आपकी काविशें और खिदमत हमारे लिए मशाल-ए-राह हैं। अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाल लेने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और इस वज़्न में आप सबका खैर मक़दम करते हैं।
जो अहले वफा होते हैं वो शम्मा जला देते हैं, जो अहले वफा होते हैं वो शम्मा जला देते हैं, अंधेरों को मिटाने में वो खुद को मिटा देते हैं। आज के हमारे मेहमान गिरामी भी वो हस्तियां हैं जो कौम मिल्लत के लिए रोशनी की अलामत है। Dear friends, I would like to thank to all the members of organizing committee for their well, time, untiring efforts and cooperation in organizing this program. Many thanks to the office bearer of all the social cultural organizations, associations and individuals who participated in the event. Our special thanks to Dr. Nadeem Khan Sahab and Dr. Islam Sahab for their coordination and guidance in organizing this event successfully. ये सब आपके मोहब्बतों, खुलूस और ताउन की बदौलत मुमकिन हो पाया। कुछ लोग चिरागों की तरह जलते रहे, कुछ लोग चिरागों की तरह जलते रहे, अंधेरों से कहो रोशनी करने के। I would like to thank the staff of Ground Plaza for their excellent cooperation, without which it was not possible to organize this function. Last but not least, once again I thank all of you, the ladies and gentlemen, who made it a point to reach here such large number to make this event a real successful and memorable. दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान को सेहत, कामयाबी और मज़ीद इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाए और उन्हें मिल्लत कौम मिल्लत की खिदमत के लिए मज़ीद इक़ामत बख्शे। मैं इस शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बस यही है इल्तिजा, बस यही है दुआ, बस यही है इल्तिजा, बस यही है दुआ, इतराफ़ इल्म वफ़ा यूं ही चलता रहे। शुक्रिया। जय हिंद।